So now let's start the dipoles and hydrogen bond, and in this video we'll also discuss the lipids, जो कि बहुत important एक अलग से बायोमोलिक्यूल है और उसको हमें डिस्कस करना है. But before starting that, first discuss the dipoles, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है. नाउ समझो कि डायपोल है क्या. बाय द वे आपको केमिस्ट्री में आपको डायपोल डिटेल से पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर भी क्योंकि डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कंसीडर करना पड़ता है. It is the unequal distribution of charges in a covalent bond which is called the dipole. Basically हमारे पास dipole कहते किसे, dipole कहते हैं unequal distribution. अब unequal का मतलब समझो, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एटम से पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब ये कि दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस रखते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँगा एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अनइक्वल हो गया. सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है. और ये जो चार्जेस हैं ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होते हैं. ठीक है, ये जो डेल्टा पॉजिटिव है, आप वीडियो को पॉज करके बाकी रीडिंग कर सकते हो. ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस डेल्टा का मतलब है कि इट इज़ पार्शियली नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कंप्लीट नेगेटिव नहीं है. क्योंकि हमारे पास खुद देखो कि ऑक्सीजन के पास अगर आप ऑलरेडी ओ लेवल्स केमिस्ट्री लेकर आए हो तो आपको पता है कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है. एक आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड है. तो आपने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड तो भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. तो फिर हमारे पास चार्जेस कहाँ से आ गए. अगर चार्जेस आ गए तो फिर तो ये आयोनिक बॉन्ड हो गया. तो चार्जेस होते हैं बट दीज आर नॉट द कंप्लीट चार्ज, दीज आर नोन एज अ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल चार्ज होता है और इस पर कंप्लीट चार्ज नहीं आता, पार्शियल चार्ज आता है. और वो चार्ज भी इसलिए आता है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जो केमिस्ट्री ले चुका उसे पता होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव शो करता है. उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. या हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास, अगर देखो दो चीज़ें होती हैं ना, और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, हम उसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव से तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है वो. ठीक है, तो तभी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ पे नेगेटिव चार्ज होकर दूसरी चीज़ उसको रिपेल कर रही है तो उसका चार्ज पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है, इन वाटर ऑक्सीजन एटम्स गेट, अच्छा सही है सारा वो ये. ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स गेट लेस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर गेट स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है. ये आपको इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ऑक्सीजन होता है. इट हैव एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हाँ बेसिकली इसको ये कहते हैं, या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ना, लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर. ओके, लोन पे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है हमें. देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनी है. ये जो तुम अब नीचे वाले स्ट्रक्चर, नीचे डायग्राम पे देखो, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के दरमियान जो लाइन बनी हुई है, दिस इज़ द डॉटेड लाइन. ठीक है, और ये तुम्हें लाइन शो करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बाकी देखो, अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का उठाओ तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच जो लाइन बनी हुई है वो कंप्लीट लाइन है, दैट शोइंग यू द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा एक हाइड्रोजन को जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, तो दोनों पर जो अट्रैक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें ये शो करना होता है कि ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है जो कि आपको डायग्राम में विजिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे हमारे पास एक लोन पेयर होता है, वो अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है. नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. तो ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, दिस अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑलराइट, और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब अगर तुमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर एंड विच वन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तब तुम सॉल्युबिलिटी यानी कि वाटर में कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही है या नहीं हो रही, वो तुम डायपोल के थ्रू बता सकते हो. कि अगर उसमें डायपोल बन रहा है, अगर उसे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो है, मतलब ये चार्जेस मौजूद हैं, तो इनकी वजह से डायपोल बन रहा है. और डायपोल बनने की वजह से वो पार्शली वो पोलर होता है मॉलिक्यूल, वो हमेशा पोलर होगा. यानी कि पोलर का मतलब है कि उसमें पोलैरिटी है. पोलैरिटी किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, कि जब वो किसी चीज़ पर आ जाएँ. एंड
दैट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, जो कि डायपोल बना रहे हैं, एंड दीज आर पोलर। और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे वाटर में सॉल्युबल हैं, यानी कि अगर कहीं चार्ज पड़ रहा है, कहीं पे चार्ज आ गया तो वो वाटर में सॉल्युबल है। अगर कहीं पर डायपोल नहीं बन रहा, लाइक हमारे पास लाइक फॉर सपोज क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है, यानी कि 2 Cl मॉलिक्यूल्स है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर रहे हैं और हैंस इसकी पोलैरिटी 0 है, यानी कि नो पोलैरिटी, ये कोई डायपोल शुरू नहीं कर रहे, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अब इसी तरीके से तुम्हें दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल उठा कर दे देंगे और वो तुमसे पूछ लेंगे कि भाई ये सॉल्युबल है या अनसॉल्युबल है, तो तुम्हें बताना है कि क्या वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है। कैसे बताओगे? डायपोल चेक करो, चार्जेस से तो डायपोल बन रहा है, डायपोल बन रहा है तो पोलर है तो पोलैरिटी शो कर रहे हैं तभी पोलर है, तो वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। नाउ they are attracted to water molecules as they also have dipole, okay, or they are also considered as हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या था, मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, हम लोग ऑलमोस्ट हाइड्रोफिलिक पढ़ चुके काफ़ी डिटेल में। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स वाटर लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। इसी से एक और वर्ड है हाइड्रोफोबिक, यानी कि फोबिक मीन्स हीटिंग, किसी चीज़ से नफरत हो जाना या उससे रिपेल करना, कि फोबिक है या फोबिया है, ठीक है, दैट समथिंग लाइक दैट। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, वो चीज़ वाटर से रिपेल कर जाएगी, हीट करती है वाटर से। एंड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, सच एज द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड NaCl, ठीक है। NaCl इज अ सॉल्ट, अमीनो एसिड्स है एंड ग्लूकोज इज वेल, ये सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर? अगर मैं तुम्हें कोई 4-5 मार्क का क्वेश्चन उठा के दूँ कि वाई ग्लूकोज अमीनो एसिड या फिर सिर्फ NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, तो तुम्हें इसका आंसर कैसे लिखोगे? ड्यू टू द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दे आर मेकिंग द डायपोल होने की वजह से दे आर हैविंग द पोलैरिटी। अब क्योंकि वो मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और उसकी वजह से वो वाटर से अट्रैक्ट कर जाएंगे, वाटर में डिजॉल्व कर जाएंगे। तो ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और इसी तरीके से जो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते बिकॉज दे आर नॉन पोलर, यानी कि उसमें कोई डायपोल नहीं बनता। एंड दीज आर सच एज ऑयल्स या कोलेस्ट्रॉल। आई नो दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑयल्स, और कोलेस्ट्रॉल का भी पता होगा कि ये दोनों वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। आप जितनी भी कोशिश कर लें ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते बिकॉज ये पोलर नहीं होते, इनका कोई डायपोल नहीं बनता, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग द लिपिड्स, अब हमारे पास लिपिड्स एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अभी हमने ग्लूकोज को कंप्लीट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, सॉरी हाँ ग्लूकोज नहीं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च, ग्लाइकोजीन एंड देन सेल्यूलोज, सबके स्ट्रक्चर को पढ़ा था, उनके फंक्शन को, कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, वो किस तरह से कंपोस्ट होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली मैं इस पूरे चैप्टर में बच्चों को कहता हूँ आप पूरा चैप्टर जितना भी अच्छा रट्टा मार लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे फंस सकते हो, तो स्ट्रक्चर याद करके जाओ, क्योंकि आपको तो ये होता है कि भाई ग्लूकोज है और ऑयल की जो है वो पहचान अलग है और फ्रक्टोज सक्रोज ऐसे बनेगा, लेकिन जब तुम डायग्राम देखते हो तुम कहते हो यार सब सेम लग रहे हैं, इनमें फ़र्क ही क्या है। और फिर माइनर से फ़र्क होता है, फिर अगर तुमने वो माइनर चीज़ भी याद नहीं की होती ना तो वहाँ तुम्हारे जो है वो फिर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए P1 में तो स्पेशली तुम P1 सॉल्व करके देखना तो तुम्हें पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय द स्ट्रक्चर्स। नाउ अब लिपिड्स को थोड़ा सा कवर करते हैं। लिपिड्स बनता है हमारे पास 3 फैटी एसिड्स को मिलाकर और एक ग्लाइसरॉल को मिलाकर। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल आपस में मिलकर हमारे पास एक लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड को हम लोगों का एक स्ट्रक्चर याद करना है और ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर याद करना है, और दोनों का स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो फिर दोनों आपस में जिस तरह से कंबाइन है वो लिपिड बनाता है। ऑलरेडी फिर आपको लिपिड का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। फैटी एसिड्स कंटेन द एसिडिक ग्रुप। हमारे पास इसमें फैटी एसिड में, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हमारे पास यहाँ पर एसिड एंड अल्कली या बेस कह लो या अल्कोहल, ठीक है। अल्कली में OH होता है, जिस चीज़ में OH होता है हम उसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं, जिस चीज़ में OH होता है लाइक अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल, तो इसके आखिर में ओल आ रहा है, ओल आ रहा है, तो ग्लाइसरॉल इट इज़ एन अल्कोहल, ठीक है, या बेस कह लो। और इसके साथ हमारे पास एसिड्स, फैटी एसिड्स, एसिड से पता चल रहा है कि हमारे पास एसिड है, एंड दिस एसिड इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको पता होगा COOH, यानी कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि हमारे पास फैटी एसिड्स में मौजूद होता है। बेसिकली फैटी एसिड यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है ये ग्रुप। इसी के साथ साथ इट्स अ लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द सीरीज हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल्स। अभी आप अगर इसका डायग्राम देखोगे तो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि लॉन्ग चेन होती है, बेसिकली इसकी लॉन्ग टेल होती है, चेन होती है,
विच आर 15 to 17 कार्बन एटम्स लॉन्ग, यानी कि इसकी जो पूरी जो टेल होती है, इस टेल में 15 से 17 कार्बन्स ज्वाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में. ऑल राइट, क्वान्टिटी याद कर लो जस्ट फॉर द ईज, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. ठीक है, वैसे आई डोंट थिंक सो कि पूछा जाता है इतना, पर स्टिल अगर रिसेंट MCQs आए हो तो चेक कर लेना ईयरलीज में उठाकर, और टॉपिकल्स देख लेना. वन आई डोंट थिंक सो कि ये क्वांटिटी याद रखनी है 15 से 17 कार्बन, पर स्टिल इट्स गुड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, जो जो आपके पार्ट ऑफ सिलेबस में है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. अब फैटी एसिड्स भी हमारे पास दो किस्म की होती हैं. वन इज़ द सैचुरेटेड, सेकेंड वन इज़ द अनसैचुरेटेड. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इट्स वेरी इजी टू नो दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास कौन सी होती हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास कौन सी होती हैं. आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. अब हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती है उसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होता इतना ज़्यादा. बिकॉज हम देखो, अगर हमारे पास दो कार्बन है और दो कार्बन आपस में 4 हाइड्रोजन को अटैच कर रहे थे, ठीक है, लाइक दो कार्बन वो आपस में अटैच है और उनके पास एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और फिर ऊपर भी एक कार्बन, उससे ऊपर भी कार्बन. ठीक, इसी तरीके से नीचे वाले कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन साइड पे लगे हुए हैं और फिर उसके बाद नीचे कार्बन एक और. ये कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है. तो अगर जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस तरह तो लॉस हो गया हमारे पास, हमारे पास 4 हाइड्रोजन नहीं है. हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं 4 नहीं 2 हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज कार्बन तो फिर भी 4 बॉन्ड बना रहे हैं. एक बॉन्ड वो ऊपर वाले कार्बन से बना रहा है, डबल बॉन्ड वो नीचे वाले कार्बन से बना रहा है, और एक फिर वो हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन के डबल बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास 2 हाइड्रोजन कम है. जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास जो कार्बन है उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर सैचुरेटेड में ज़्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड में कम. तभी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन कम होते हैं जिसकी वजह से वो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और इसी की वजह से इसकी बेसिस पर एक और चीज़ भी याद रखो कि फॉर्म अनसैचुरेटेड लिपिड्स यूजुअली और दे आर मोस्टली लिक्विड. जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सारे यूजुअली लिक्विड होते हैं इन दिस स्टेट, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं इन दिस स्टेट, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है. तो ज़्यादा हाइड्रोजन की वजह से ज़्यादा एटम्स में स्पेस कम है, मॉलिक्यूल्स आपस में नज़दीक है. तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जब चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़दीक होती है तो मुझे कॉन्सेप्ट पता था कि दिस इज़ नोन एज अ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट की ये प्रॉपर्टीज़ थे. मैं प्रॉपर्टीज़ तो इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा सकता ना यहाँ पर, वो आपको खुद ही रिकॉल करनी पड़ेंगी. पर ये चीज़ें फॉर द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास फैट और ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म में लिपिड का, और लिपिड का सॉलिड फॉर्म होता है फैट, या फैट होता है. और बेसिकली मार्जरीन भी होती है हमारे पास. आप अब से अपने घरों में जब वो ब्लू बैंड यूज़ करते होंगे या इससे क्योंकि मक्खन यूज़ करते होंगे, जब वर्ड मक्खन बेसिकली, ठीक है, ये जब हमारे पास बटर होता है या मक्खन होता है, इस बटर को कहते हैं हम लोग लिपिड इन द सॉलिड फॉर्म. दीज आर मेड अप ऑफ द सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड. या और जो आपके घर में खाने में पक रहा होता है, ऑयल यूज़ हो रहा होता है, वो ऑयल हमारे पास बेसिकली कहलाता है लिपिड इन द विच इज़ हैविंग द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सही है, तो ये की रेफरेंस याद कर लो. एंड वट एवर हैव सेड, आप मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको अपने नोट्स में लाजमी लिखो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स. अब डिस्कस करते चलेंगे अल्कोहल्स एंड एस्टर्स को. अभी आपको ग्लाइसरॉल को डिस्कस करना है, तो ग्लाइसरॉल के लिए अल्कोहल्स और एस्टर्स का पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, बिकॉज एस्टर इज़ बेसिकली मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. वेल अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. अल्कोहल्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप. मैंने अभी आपको जो कहा था, देखो मैं जो बात आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ वो फिर लिखी हुई है इसमें पहले ही, पर मैं पहले इसलिए बता दूँ ताकि आप हर चीज़ से क्लैरिफाई हो जाओ. वीडियो को पॉज करके आप खुद से पढ़कर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग से नोट बना सकते हो. दैट्स अ बेटर ऑप्शन एट ऑल. ये जो OH ग्रुप है ये कार्बन आइटम से अटैच होता है. रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूसेस एन एस्टर. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप वो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास जब भी एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो ये एस्टर प्रोड्यूस करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ अटैच होती है, बॉन्ड बनाती है, तो ये हमारे पास एस्टर प्रोड्यूस करता है, और ये जो बॉन्ड बनता है ये एस्टर बॉन्ड बनता है. ठीक है, हम अक्सर एस्टर लिंकेज भी कहते हैं. The chemical link between acid and alcohol is called an ester linkage or ester bond and is formed by condensation reaction. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि देखो जब भी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, that product is basically occurring by the reaction in which the bond is forming. बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड के बनने को जो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो साथ साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आता है.
जब भी वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में होगा तो हमारे पास ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, और जब भी वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट में होता है तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है या हाइड्रोलेटिक रिएक्शन कहलाता है. सो इन दिस कंडीशन दिस इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन एट ऑल, और इसमें एक एस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब तुम डायग्राम को क्लियरिफाई करके खुद ही देखो, जूम इन करके, कि यार किस तरह से हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल मिलाकर आपस में ट्राइग्लाइसराइड फैट बना रहे हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइग्लाइसराइड फैट. ठीक है, yep. And glyceride is an ester formed by a fatty acid combining with alcohol glycerol. Alright, इसका फार्मूला भी याद कर लो, और इस फार्मूले में देखो कि हमारे पास रेशो 1:2:1. मैंने ग्लूकोज का बताया था 3 2s are 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हैं. तो यहाँ पर यही होता है कि कार्बन जितने हैं हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन हमारे पास फिर मे बी समटाइम्स कार्बन जितने होते हैं, कभी कार्बन से ज़्यादा कभी कम, इट बेसिकली वेरीज. अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट्स में और भी जो है वो लिपिड के एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो उसमें तुम चेक करोगे कि यार, क्योंकि तुम्हें फार्मूला को भी अक्सर देख, वो बेसिकली जहाँ कोई चीज़ मुश्किल होती है ना तो वहाँ वो बच्चे को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं. तो फार्मूला बच्चों को अक्सर याद नहीं हो पाते, तो वो मैं थोड़ा ईज करके दिखा दूँगा आपको ईजीली. ठीक है, ग्लाइसरॉल हैज़ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. एक ग्लाइसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है, तभी हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल मिलाकर आपस से लिपिड बनता है. ट्राइग्लाइसराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये तो तुम्हें ऑलरेडी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें वाटर में इनसॉल्युबल हैं, क्योंकि इनका कोई डायपोल नहीं बन रहा. खुद देखो, इनमें कहीं चार्जेस नहीं है. ऑलराइट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द नॉन पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल्स. ये जो टेल्स होती हैं नॉन पोलर होती हैं, ये बात याद रख लो. अभी आप आगे ही स्ट्रक्चर पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड का, उसमें भी टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है. व्हाट डज मीन बाय हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक मीन्स इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, वाटर हीटिंग. ऑलराइट, आप इसको नॉन पोलर कह लो, हाइड्रोफोबिक कह लो. ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से हम इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं कि इसमें कोई डायपोल नहीं बन रहा, और डायपोल नहीं बन रहा तो कोई पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो ये हाइड्रोफोबिक है इन नेचर, और तभी ये वाटर में इनसॉल्युबल है. एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट थिंग विच वी नीड टू नो अबाउट इट, रोल्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इट इज़ एनर्जी रिजर्व्स. ऑब्वियसली सबसे देखो, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो अच्छी खासी एनर्जी देता है, जबकि एक फ़ैट ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी देता है. यू नो अबाउट इट? इफ़ यू डू नॉट नो सो जस्ट राइट दिस की पॉइंट. फ़ैट हमारे पास या लिपिड्स हमारे पास, ये ट्राइग्लाइसराइड्स हमारे पास जितनी एनर्जी देते हैं ना, इतनी एनर्जी तो ग्लूकोज भी नहीं देता. वो अलग बात है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, लेकिन फ़ैट जब ब्रेक डाउन होते हैं ना तो अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और यूजुअली फ़ैट भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है. देखो, फ़ैट ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें एनर्जी क्यों मिलती है? मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. इतने ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या बेनिफिट है? अब आपने ए लेवल्स पढ़ा है, आपने ए एस पढ़ा है, आपने A2 नहीं पढ़ा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं कि हमारी जो ATP है ना, ATP के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो वाटर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वाटर से मिलते हैं हमें. तो प्रोटॉन हमें मिल रहा है फ्रॉम दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, यू नो अबाउट इट. और ऑक्सीजन में हमारे पास, ऑक्सीजन इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो भी कहीं घूम रहा होता है इन द बॉडी, वो हमें ऑक्सीजन जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और ये जो है वो ATP प्रोड्यूस करता है. जितने ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, उतनी ज़्यादा ATP होगी. अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो 1:2:1 ही है, तो आपको कार्बन को भी ज़्यादा रखना है तब जाकर हमारे पास, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही होता है C6H12O6. जबकि फैटी एसिड्स में देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने ज़्यादा हैं, तो उनके ब्रेक डाउन होने के बाद हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हम कहते हैं कि यार फैट्स या ट्राइग्लाइसराइड्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन ग्लूकोज. ये इसका रीज़न है. ऑलराइट, इट इज़ द बेस्ट इंसुलेटर. ये इंसुलेटर के तौर पे भी एक्ट करता है, प्लस इट इज़ प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स. आपकी हार्ट में, लंग्स में, स्पेशली किडनी में, स्टमक में, स्प्लीन, इसी तरीके से इंटेस्टाइन, हमारे जितने भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, वहाँ पर फ़ैट की लेयर्स हैं. ये फ़ैट की लेयर्स क्या करती हैं? किसी पैथोजन के या किसी की वायरस के, किसी की डिज़ीज़ के एंटर होने से उस चीज़ को रोक देती है, और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. वो जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. इसी वजह से हमारे पास कोई भी जो
हार्ट है या इसी तरीके से कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स है, वो इतने ज़्यादा कोई ख़राब नहीं होते, बिकॉज उन पर ऑलरेडी लिपिड्स की लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। या सो अभी तक फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द प्रोटीन्स एंड वाटर। वाटर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वाटर और उसके साथ प्रोटीन्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ लिपिड्स को डिस्कस किया। या अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, लाजमी पूछना। इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, DM लाजमी कर लेना, बिकॉज न्यू ईयर भी आ रहा है। सो आई एम ऑल्सो विशिंग यू गाइस हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब मुझे सब्सक्राइब करो लाजमी। 2026 तक मेरा गोल बहुत अच्छा है कि मैं पूरा सिलेबस सबका AS A2 O-level सबका कंप्लीट करवा लूँ टाइम टू टाइम। तो उसके लिहाज से भी कनेक्टेड और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस टाइम तक पहुँचे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।